तो दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं विनय सर के नायक बैच के इकोनॉमिक्स का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन, जो कि आज हमारा लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है। तो इसमें अगर हम बात करें सिलेबस की, तो इसमें सबसे पहले है इंट्रो, यानी इकोनॉमिक्स के इंट्रो के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद बैंक, उसके बाद आरबीआई के बारे में, मुद्रास्फीति, अविस्फीति, विमुद्रीकरण और नोटबंदी के बारे में, योजना आयोग और वित्त आयोग तथा नीति आयोग। और उसके बाद बात करें तो आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजना, गरीबी और बेरोजगारी और राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति और बजट, सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, जनगणना और कर व्यवस्था तथा पूंजी बाजार और विविध के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है बैंकों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन की। तो अगर बात करते हैं इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, तो इकोनॉमिक्स जो होता है वो धन से संबंधित होता है। और एक अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य को हम लोग चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। और यह अर्थशास्त्र का जो बुक है वो जो है राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। लेकिन अगर बात करते हैं इकोनॉमिक्स को विषय के रूप में कौन विकसित किया, तो इकोनॉमिक्स को विषय के रूप में जो है एडम स्मिथ के द्वारा जो है विकसित किया जाता है। इसलिए इन्हें जो है अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। इनके द्वारा एक लिखा गया पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स को जो है रेगनर फ्रीज के द्वारा जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम लोग सूक्ष्म व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र की, तो इसमें जो है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में देखें तो व्यक्तिगत मांग, श्रम, उत्पादन, कच्चा माल, लागत और पूंजी तथा पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय का इसमें अध्ययन किया जाता है। और वही अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र की, तो इसमें जो है समग्र रूप से व्यापक आधार पर अध्ययन किया जाता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो समग्र मांग, राष्ट्रीय आय, गरीबी, बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं बैंक के बारे में, तो बैंक क्या होता है। बैंक एक ऐसी संस्था होता है जो जनता से जमा स्वीकार करती है और उन्हें ऋण देती है। बात करते हैं बैंकों के कार्य की, तो बैंक का दो कार्य होता है। पहला है जमा स्वीकार करना और दूसरा है ऋण देना। जमा स्वीकार करना भी दो तरह का होता है। पहला होता है मांग जमा और दूसरा होता है समय जमा। मांग जमा की बात करें यानी कि डिमांड डिपॉजिट की, तो इस प्रकार के जमा राशि की मांग जो है खाता धारक कभी भी कर सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं समय जमा यानी कि टाइम डिपॉजिट की, तो इसमें जो है निश्चित समय अवधि और शर्तों में जमा होता है और इसे जो है फिक्स समय के बाद ही निकाला जा सकता है। इसे हम लोग जो है रिक्यूरिंग डिपॉजिट यानी आवर्ती जमा भी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंकों के इतिहास के बारे में। तो बात करें विश्व में बैंकों के इतिहास के बारे में, तो विश्व में जो है आधुनिक बैंक की स्थापना जो है सबसे पहले इटली में की गई थी 1157 ईस्वी में, जिसे हम लोग बैंक ऑफ वेनिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है 1401 ईस्वी में बैंक ऑफ बार्सिलोना का गठन किया गया था। उसके बाद बात करें 1407 में बैंक ऑफ जेनेवा का, और 1694 में जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड का गठन किया गया था। बात करें भारत में बैंक की, तो भारत में जो है सबसे पहले 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान का गठन किया गया था कलकत्ता में, और इसकी स्थापना जो है अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा किया गया था। और यह जो है यूरोपीय पद्धति पर आधारित बैंक था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, तो ये क्वेश्चन को डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1770 ईस्वी में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था। तो भारत में स्थापित होने वाला सबसे पहला बैंक जो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना जो है 1770 में और कलकत्ता में किया गया था। और यह जो था यूरोपीय पद्धति पर आधारित बैंक था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय। यानी बैंकों का इतिहास और आरबीआई के बारे में। तो बैंकों के इतिहास जो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे, उससे आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इसकी स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुई थी। और इसने जो है अपने हित के लिए जो है 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की थी। बात करें तीनों बैंकों की, तो पहला था 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा था 1840 में बैंक ऑफ बम्बई और तीसरा था 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। और इन तीनों बैंकों को जो है 1862 तक जो है नोट निर्गमन का अधिकार प्राप्त था। इसके बाद जो है तीनों बैंकों का जो है 28 जनवरी 1921 में विलय कर दिया जाता है। और इसके बाद जो है इसके नाम जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। बाद में इसका नाम जो है 1 जुलाई 1955 को एसबीआई कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 1925 से 26 में जो है रॉयल कमीशन यानी कि शाही आयोग, जिसे हम लोग यंग हिल्टन कमीशन भी कहते हैं, जो है एक सिफारिश करता है केंद्रीय बैंक की स्थापना का। नेक्स्ट है 1930 में केंद्रीय बैंक के स्थापना के लिए जांच समिति का गठन किया जाता है। और यह जो है अपनी रिपोर्ट में जो है 2 सिफारिश करता है। पहला है केंद्रीय बैंक की स्थापना और दूसरा है बैंकिंग एक्ट लाना। और इसके बाद जो है भारत सरकार जो है आरबीआई एक्ट 1934 लाता है, जिसके तहत जो है 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना की जाती है। उसके बाद बात करते हैं 1865 में जो है इलाहाबाद बैंक की स्थापना की जाती है। और 1881 में जो है अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की जाती है। यह जो पहला बैंक था जो भारतीय द्वारा संचालित बैंक था। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की, जिसकी स्थापना जो है 1894 में हुआ था। और यह जो था पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित एवं संचालित पहला बैंक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की, तो इस ईयर जो है 1949 में आया था। और ये जो आया था आरबीआई को मजबूती प्रदान करने आया था और आरबीआई को अन्य बैंकों को रेगुलेट करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे आरबीआई बैंक के बारे में। तो आरबीआई को हम लोग भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा किया गया था। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो 1937 तक जो था इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। और 1937 के बाद जो है यह इसका मुख्यालय जो था मुंबई में बना दिया गया था। इसकी प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति जो है सेचुअरी है, यानी कि सांविधिक है। और इसमें बात करें अधिकृत पूंजी की, यानी इसकी स्थापना कितने रुपए से हुआ था, तो 5 करोड़ रुपए से, जिसमें 5 लाख शेयर थे। और एक शेयर का जो रेट था वो जो था 100 रुपीज था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके राष्ट्रीयकरण की, यानी नेशनलाइजेशन की। तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन जो है 1 जनवरी 1949 को किया जाता है। और इसके बात करें आरबीआई के लेखा वर्ष की, तो आरबीआई का लेखा वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बात करें आरबीआई की सिफारिश जो है किसके द्वारा की गई थी, तो आरबीआई की सिफारिश जो है यंग हिल्टन कमीशन यानी शाही आयोग, जिसे हम लोग रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं, के द्वारा किया गया था। बात करें आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, तो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह में जो है बंगाल टाइगर तथा ताड़ का पेड़ बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो है कब पारित किया गया था, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 1865 में स्थापित भारत का पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक था।
तो 1865 में जो है इलाहाबाद बैंक की स्थापना की जाती है, जो कि सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। तो 1955 से पूर्व जो है एसबीआई को जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, जो ब्रिटिश के 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर बनाया गया था। टॉपिक है आरबीआई के कार्य। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर की। तो आरबीआई के गवर्नर जो होता है उसकी नियुक्ति किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, और इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। बात करें भारत के जो पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो भारत में जो थे पहले गवर्नर थे सर ऑसबर्न स्मिथ। सेकंड की बात करें तो जेम्स टेलर थे, और तीसरे की बात करें तो सीडी देशमुख थे, और ये जो थे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, और इन्हीं के समय में जो था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 25वें आरबीआई के गवर्नर की। तो 25वां आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जिसका कार्यकाल जो था 2018 से 2024 तक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 26वें गवर्नर की। तो 26वें गवर्नर जो है आरबीआई के संजय मल्होत्रा हैं, जिनका जो अपॉइंटमेंट किया गया था 11 दिसंबर 2024 से वर्तमान में अभी तक वही बने हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीआई के स्थानीय बोर्ड की संख्या कितनी होती है। तो आरबीआई के स्थानीय बोर्ड की जो संख्या है वो 4 है, और आरबीआई का जो क्षेत्रीय कार्यालय है अभी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कलकत्ता में स्थापित है। बात करें लोकल बोर्ड यानी स्थानीय बोर्ड में जो है डायरेक्टर्स की संख्या कितनी होती है। तो डायरेक्टर्स की संख्या जो होती है 4 होती है, और मेंबर्स की संख्या जो होती है 5 होती है, और इसके मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीआई की संरचना के बारे में, यानी कि आरबीआई का अगर बात करते हैं प्रबंधन या फिर निर्देशन जो है करने के लिए किस मंडल की स्थापना की गई है। तो आरबीआई के प्रबंधन और निर्देशन के लिए केंद्रीय निदेशक मंडल की स्थापना की गई है। इसके सदस्यों की बात करें तो इसके सदस्यों की जो संख्या होती है वो 20 होती है, जिसमें एक जो होता है गवर्नर, जिसका कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष का होता है। और बात करें डिप्टी गवर्नर की, तो डिप्टी गवर्नर का जो संख्या होता है वो 4 होता है, और इसमें एक जो होता है सरकारी अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति जो होता है भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो है 10 जो होता है भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक होते हैं, यानी 10 डायरेक्टर्स होते हैं जो कि नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बात करते हैं स्थानीय बोर्ड के निदेशक की संख्या कितनी होती है। तो इसमें जो होती है 4 होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे आरबीआई के कार्य की। आरबीआई के कार्य को जो है 2 वर्गों में बांटा गया। पहला है केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य, और दूसरा है विकासात्मक कार्य। केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य की बात करें तो इसका जो कार्य होता है नोटों का निर्गमन, यानी देश भर में नोटों का निर्गमन जो है आरबीआई के द्वारा किया जाता है, और ये जो होता है सरकार का बैंक भी होता है, इसलिए इसे जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है। और बैंकों को लाइसेंस देना तथा रद्द करना आरबीआई का काम होता है। ये जो है विदेशी विनियमन को कंट्रोल करता है और साख को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट बात करते हैं विकासात्मक कार्य की। तो जो है वित्तीय साक्षरता को क्या करता है, विकास करता है, और वित्तीय समावेशन का भी क्या करता है, विकास करता है। और यह जो है बैंकों का डिजिटलीकरण करता है और जागरूकता को बढ़ाने का काम करता है। तो आज लेते हैं आरबीआई की संरचना की बात करें तो आरबीआई का प्रबंधन और निर्देशन के लिए एक केंद्रीय निदेशक मंडल का गठन किया जाता है, जिसमें सदस्य की संख्या की बात करें तो पिछली क्लास में जो हम लोग इसमें 20 पढ़ लिए थे, लेकिन इसमें जो होगा 21 होगा। इसमें जो होता है एक जो होता है गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर और 2 सरकारी अधिकारी होते हैं, जिसकी नियुक्ति जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, और 10 जो होते हैं भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे स्थानीय बोर्ड के जो सदस्य होते हैं, स्थानीय बोर्ड के जो निदेशक होते हैं 4 होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे आरबीआई के कार्य की। तो आरबीआई के 2 प्रकार के कार्य होते हैं, पहले केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य और दूसरा होता है विकासात्मक कार्य। आरबीआई के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य की बात करें तो नोटों का निर्गमन करना, सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, बैंकों को लाइसेंस देना और रद्द करना, विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना और साख नियंत्रण करना जो है आरबीआई का काम होता है। अगर बात करते हैं विकासात्मक कार्य की, तो वित्तीय साक्षरता का विकास करना, वित्तीय समावेशन का विकास करना, बैंकों का डिजिटलीकरण करना और जागरूकता को बढ़ाना जो है आरबीआई के विकासात्मक कार्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे आरबीआई के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य की, यानी पहला है नोटों का निर्गमन। नोटों का निर्गमन यानी कि आरबीआई जो है 1 रुपये का नोट और सिक्के को छोड़कर जो है से सभी नोट जो है जारी करता है। नेक्स्ट दिया गया है आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार यह कहा गया है कि आरबीआई जो है एक वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ से अधिक नोट नहीं जारी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाता है। बात करें न्यूनतम आरक्षित प्रणाली की, तो यह एक ऐसा प्रणाली है जिसके द्वारा जो है आरबीआई जो है नोट को जारी करने के लिए न्यूनतम यानी 200 करोड़ रुपए की पूंजी को रिजर्व करके रखता है, जिसमें यह जो 200 करोड़ रुपए होता है 115 करोड़ गोल्ड के रूप में और 85 करोड़ जो होता है विदेशी मुद्राएं प्रतिभूति के रूप में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरकार के बैंक, यानी आरबीआई जो होता है सरकार का बैंक होता है। आरबीआई राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का जो होता है बैंक होता है। बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई जो होता है सरकार का बैंकर, एजेंट तथा वित्तीय सलाहकार के रूप में काम करता है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं आरबीआई जो होता है बैंकों का बैंक होता है, यानी आरबीआई जो है किसी भी अन्य बैंक को ऋण उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है विदेशी विनिमय का नियंत्रण। अगर बात करते हैं इसमें विनिमय दरों की, तो इसमें जो 1 अमेरिकी डॉलर जो होता है 87.0612 रुपये के बराबर होता है, और 1 पाउंड स्टर्लिंग की बात करें तो यह जो होता है भारतीय 112.2201 रुपये के बराबर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 यूरो की, तो 1 यूरो जो होता है 94.1979 रुपये के बराबर होता है, और 100 जापानी येन की बात करें तो यह जो होता है 59.0200 के बराबर होता है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है साख नियंत्रण के बारे में। तो साख नियंत्रण जानने से पहले बाजार की 2 स्थितियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला अगर बात करते हैं तो जब बाजार में जो है मुद्रा की जो संख्या होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर जो है मांग भी बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी आपूर्ति यानी सप्लाई जो हो जाती है कम हो जाती है, और उसकी कीमत क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, और इस स्थिति को हम लोग मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरी स्थिति होती है जब बाजार में जो है मुद्रा की मात्रा कम होने लगती है, तो इसकी डिमांड भी जो होने लगती है, कम होने लगती है, और मांग कम होने से जो आपूर्ति यानी सप्लाई जो होती है वो अधिक होने लगती है, और जिसके कारण कीमत में क्या आता है, गिराव आने लगता है, और इस स्थिति को हम लोग मंदी कहते हैं यानी डिप्रेशन कहते हैं। और इन दोनों ही स्थितियों को जो है नियंत्रित करने के लिए जो है आरबीआई जो है साख नियंत्रण नीति को अपनाता है। तो आज की हमारा टॉपिक है साख नियंत्रण की नीति, जिसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि मौद्रिक नीति या फिर तरलता नियंत्रण नीति। बात करते हैं साख नियंत्रण नीति या फिर मौद्रिक नीति या फिर तरलता नियंत्रण नीति का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका निर्माण जो है आरबीआई के एमपीसी के द्वारा यानी मौद्रिक नीति समिति के द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नाम से जानते हैं, और यह जो होता है द्विमासिक आधार पर तैयार किया जाता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य मूल्य में स्थिरता लाना यानी इन्फ्लेशन और डिप्रेशन में बैलेंस करना, और दूसरा है विनिमय दर में स्थिरता यानी कि भारतीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच में बैलेंस स्थापित करना, और तीसरा है आर्थिक स्थिरता लाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में
कितने सदस्य होते हैं, तो इसके जो है सदस्यों की संख्या 6 होते हैं, जिसमें 3 जो होते हैं भारत सरकार के और 3 होते हैं आरबीआई से। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौद्रिक नीति के प्रकार की। तो मौद्रिक नीति का जो प्रकार होता है वो 2 आधार पर होता है। पहला, जब देश में जो है तरलता की मात्रा बढ़ जाए और मुद्रास्फीति की स्थिति हो, और दूसरा है देश में जब तरलता की स्थिति जो है कम हो जाए और उसमें जो है मंदी की स्थिति हो। तो इसमें अगर बात करते हैं मुद्रास्फीति के समय जो है आरबीआई जो है कठोर मौद्रिक नीति या फिर सख्त मौद्रिक नीति अपनाता है, जिसे हम लोग टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है। इसमें जो है आरबीआई जब व्यापारी बैंक को ऋण देता है तो उसमें जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, और उसके बाद व्यापारी बैंक भी जो है जनता को ऋण देता है तो उसमें भी जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। यानी इसमें जो है ब्याज दर बढ़ जाता है और तरलता की कमी हो जाती है। इसे हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग संकुचित मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तरलता, यानी कि जब तरलता की मात्रा कम हो जाए और देश में मंदी की स्थिति हो, तो इसमें जो है सस्ती या फिर सरल मौद्रिक नीति अपनाई जाती है और इसमें जो है ब्याज दरों को कम की जाती है। इसमें जो है आरबीआई जो है व्यापारी बैंक को ऋण देता है तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे, और उसके बाद जो व्यापारी बैंक जो होता है जनता को ऋण देता है तो कम इंटरेस्ट रेट पे देता है। और इसके बाद बात करते हैं ब्याज दर की। तो ब्याज दर जो होता है इसमें जो है कम हो जाता है और जनता के पास जो है तरलता बढ़ जाती है। इसे हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कि विस्तारित मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। टॉपिक है मौद्रिक नीति के उपकरण, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। बात करते हैं इसके कितने उपकरण होते हैं। इसके जो है उपकरण 2 तरह से बांटे गए हैं। पहला है मात्रात्मक उपकरण और दूसरा है गुणात्मक या फिर चयनात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण में बात करें तो इसमें जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिजर्व अनुपात में जैसे कि सीआरआर और एसएलआर, उसके बाद बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एमएसएफ और एसडीएफ आता है। उसी तरह से बात करते हैं गुणात्मक या फिर चयनात्मक उपकरण की। तो इसके अंदर जो है सीमांत आवश्यकता यानी एमआर, दूसरा है साख राशनिंग और तीसरा है नैतिक दबाव और चौथा है प्रत्यक्ष कार्यवाही आता है। बात करते हैं रेपो रेट की। तो रेपो रेट के फुल फॉर्म की बात करें तो रेपो रेट में री का मतलब होता है री, और पी से मतलब होता है परचेज, और ओ से मतलब होता है ऑपरेशन, और इसे हिंदी में हम लोग जो कहते हैं पुनः क्रय विकल्प कहते हैं। बात करते हैं रेपो रेट किसे कहते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक जो होता है अल्पकालिक अवधि के लिए जिस ब्याज दर पर आरबीआई ऋण देता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि आरबीआई जो होता है व्यापारी बैंक को ऋण देता है और अल्पकालिक यानी कि मैक्सिमम जो होता है 14 डेज के लिए जो होता है यह जो है ऋण दिया जाता है। और व्यापारिक बैंक जो होता है इसके पास जो है लोन लेने के लिए जो है कुछ गिरवी रखता है, जिसे हम लोग संपार्श्विक या फिर कोलेटरल कहते हैं, और इसे हम लोग सरकारी प्रतिभूति के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो है आरबीआई जो है इसे जिस ब्याज पे यानी जिस इंटरेस्ट पे लोन देता है उसी को हम लोग जो है रेपो रेट कहते हैं। बात करते हैं अधिकतम इसमें जो अवधि कितनी होती है, तो 14 डेज होती है, और इसमें वर्तमान रेपो रेट की बात करें तो 6.25% है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेपो रेट अगर अधिक होता है तो लिक्विडिटी जो होता है कम हो जाता है, और इसमें जो होता है साख सृजन भी कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेपो रेट अगर कम होता है तो लिक्विडिटी जो होता है बाजार में अधिक हो जाता है, और इसमें जो है साख सृजन भी जो होता है अधिक हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। तो व्यापारिक बैंक द्वारा अतिरिक्त तरलता को अल्पकाल के लिए आरबीआई के पास जमा करने पर जो ब्याज प्राप्त होता है उसे ही हम लोग जो है रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जैसे आरबीआई है और व्यापारी बैंक है। व्यापारी बैंक जो है अपने अधिक तरलता को जो है आरबीआई के पास जमा कराता है, और इसे जमा करने के लिए भी जो है कुछ गिरवी रखना पड़ता है, जिसे हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। और यह भी जो होता है शॉर्ट टर्म यानी कि 14 डेज से अधिक के समय के लिए नहीं होता है। उसके बाद जो है आरबीआई जो है इसे कुछ इंटरेस्ट देता है, और इसे ही हम लोग जो है रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो है रिवर्स रेपो रेट में जो है अगर अधिक होता है तो इसमें जो है तरलता जो होता है कम हो जाता है, और रिवर्स रेपो रेट कम होता है तरलता जो होता है अधिक हो जाता है। वर्तमान में जो अगर बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की, तो इसका जो परसेंटेज है 3 तरलता नीति के उपकरण के बारे में, जिसमें आज हम लोग ओएमओ के बारे में यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की, तो इसे जो है हिंदी में खुले बाजार की क्रियाएं भी कहते हैं। इसमें जो है जब सरकार को जो है ऋण की आवश्यकता होती है तो वह जो है कोलेटरल के रूप में जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखता है, और उसके बाद जो है आरबीआई जो है तरलता यानी लिक्विडिटी को बैलेंस करने के लिए इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी सरकारी प्रतिभूति को जो है बेचता है या तो खरीदता है। बात करते हैं आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कब सेल करता है और कब बाय करता है। तो सेल करने की बात करें तो जब देश में जो है तरलता अधिक हो जाता है तब जो है आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जो है बेचता है, जिससे देश में तरलता कम हो जाती है और उसके बाद साख सृजन भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कब खरीदता है। तो आरबीआई जो है जब देश में जो है लिक्विडिटी कम हो जाता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है, जिसके कारण जो है तरलता अधिक हो जाती है और साख सृजन भी जो हो जाता है अधिक हो जाता है। यानी इसमें जो है आरबीआई द्वारा जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्रय विक्रय किया जाता है, और इसे तरलता नियंत्रण के लिए अपनाया जाता है, यानी कि लिक्विडिटी को बैलेंस करने के लिए अपनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें जो है बाजार में अतिरिक्त तरलता को कम करने के लिए आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करता है, और तरलता बढ़ाने के लिए जो है आरबीआई सिक्योरिटी को क्या करता है, खरीदता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे बैंक रेट के बारे में। तो जिस दर पर जो है आरबीआई व्यापारी बैंकों को दीर्घकाल के लिए ऋण देता है उसी को हम लोग बैंक रेट के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, आरबीआई जो है व्यापारी बैंक को जो है लोन देती है, और इस लोन पर जो है व्यापारिक बैंकों को जो है ब्याज चुकाना पड़ता है, लेकिन इसमें जो है कोलेटरल के रूप में जो है व्यापारी बैंक को कोई भी जमा नहीं करना पड़ता है। यानी इसमें जो है आरबीआई जो है बिना किसी जमानत के ऋण देता है। अगर बात करते हैं बैंक रेट जो होता है अधिक होता है तो देश में लिक्विडिटी कम हो जाता है, और बैंक रेट जो होता है कम होता है तो लिक्विडिटी जो होता है वो अधिक हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक। तो पिछली क्लास में हम लोग बैंक के बारे में पढ़ चुके थे कि बैंक के 2 काम होते हैं, पहला जमा स्वीकार करना और दूसरा ऋण देना। जमा को स्वीकार करना भी 2 तरह का होता है, पहला मांग जमा और दूसरा होता है समय जमा। उसके बाद बात करते हैं ऋण देना की। तो ऋण देना जो होता है बैंकों के लिए एक एसेट के रूप में काम करता है। एसेट की बात करते हैं, एसेट का मतलब होता है परिसंपत्ति, यानी जिसकी सहायता से धन कमाया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं हम लोग जो है कोई होम लेकर के उस पर किराया लगाते हैं, या फिर लाइब्रेरी, या फिर ज्ञान देकर, या फिर पेट्रोल पंप के द्वारा, या फिर कार के द्वारा जो है धन कमाते हैं, इसलिए वो हमारा क्या होता है, एसेट होता है। उसी प्रकार से बैंक जो होता है लोगों को ऋण देता है और जिसके लिए जो है उसे ब्याज मिलता है, यानी कि बैंक द्वारा ऋण देना उसके लिए जो है एसेट का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जमा स्वीकार की। तो बैंकों के लिए जमा स्वीकार करना एक तरह की लायबिलिटीज यानी देयताएं होती है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि कोई 2 मित्र है, पहला का नाम अरुण है, दूसरा का नाम वरुण है, और दोनों को जो है घर से जो है 1,000 रुपये जो है पॉकेट मनी के रूप में मिलता है। लेकिन अरुण जो होता है खर्चीला टाइप का होता है और वरुण जो होता है बचाने वाला होता है। तो अरुण को जो है एक बार जो है जब वो मॉल जाता है तो उसे लाल रंग वाली जो है टी शर्ट पसंद आ जाता है, और वो लाल रंग वाली टी शर्ट खरीद लेता है, और उसके बाद जो है उसके पास जो है केवल 400 रुपये बच जाते हैं। फिर जो है दोनों जो है एक बार फिर से जो है मॉल जाते हैं, और अगली बार जो है अरुण को पीली
कलर वाली टी शर्ट पसंद आ जाता है और उसके लिए जो है उसका दाम जो है 600 रुपये होता है, लेकिन उसके पास जो है पॉकेट में जो है मात्र 400 रुपये होते हैं, जिसके लिए उसे जो है 200 रुपये अतिरिक्त की जरूरत होती है और वो जो है वरुण से जो है 200 रुपये अतिरिक्त मांगता है। लेकिन वरुण बोलता है कि वो जो है 200 रुपये दे देगा, लेकिन उसके लिए जो है उसे इंटरेस्ट चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं, फिर अगली बार ऐसे ही वो एक और टी शर्ट खरीदता है जिसका कीमत जो होता है 600 रुपये होता है और फिर उसके लिए जो है वो वरुण से जो है 600 रुपये लेता है और उसके लिए भी जो है उसे ब्याज देना होता है। इस प्रकार देखते हैं कि अरुण जो है जितना ही वरुण से पैसा लेता है उस पर जो है ब्याज चुकाने का उतना ही बोझ जो होता है बढ़ते जाता है। उसी प्रकार से देखा जाए तो बैंक भी जो है जितना ही लोगों से बैंक में जमा कराएगा उतना ही उसको जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी उसकी जो है लायबिलिटीज उतनी ही बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट को जो है जब जोड़ दिया जाता है तो ग्रॉस डिमांड टाइम लायबिलिटीज प्राप्त होता है, यानी जिसे हम लोग GDTL कहते हैं। अगर बात करते हैं आगे, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है GDTL में से जब IBL यानी कि इंटर बैंकिंग लायबिलिटीज यानी पैसा निकालने वाली रकम को घटा दिया जाता है तो NDTL यानी कि नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज प्राप्त होता है। जैसे कि एक दिन में अगर मान लेते हैं कि 1200 रुपये जमा हुआ और 200 रुपये निकाल लिया गया तो यहाँ NDTL जो होगा वो 1000 रुपये होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो की, यानी नगद आरक्षित अनुपात की। इसमें जो है किसी व्यापारी बैंक के NDTL का कुछ प्रतिशत भाग होता है जो RBI के पास जमा होता है, उसी को हम लोग जो है नगद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस जमा पर जो है कोई ब्याज नहीं मिलता और वर्तमान में जो है CRR का मान जो है 4% है। नेक्स्ट इसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि कोई बैंक है PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, उसका NDTL जो है वो 100 रुपीज़ है और उसका जो CRR है 4% है। अगर वो 4% जो है RBI के पास जमा कराता है CRR के रूप में तो उसके पास जो है केवल 96 रुपये ही होता है जो कि वो लोन दे सकता है। उसके बाद अगर जैसे जैसे CRR को बढ़ाते हैं, जैसे कि 8% कर दिया जाता है तो उसके पास जो है 92 रुपये ही जो है लोगों को लोन देने के लिए रहेगा। और उसके बाद अगर इसका मान और बढ़ा दिया जाता है यानी 10% कर दिया जाता है तो उसके पास 90 रुपये ही होगा जिसे वो लोगों को ऋण दे सकता है। और जैसे जैसे CRR को कम किया जाता है वैसे वैसे बैंकों के पास जो है लोन देने की शक्ति अधिक होती जाती है, यानी कि CRR जितना ही अधिक होगा उतना ही लिक्विडिटी कम होगा और CRR जितना ही कम होगा उतना ही जो है लिक्विडिटी अधिक होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी संविधिक तरलता अनुपात की। तो यह जो होता है व्यापारी बैंकों के NDTL का कुछ प्रतिशत भाग होता है जो बैंकों को खुद स्वयं के पास सुरक्षित रखना होता है और यह जो होता है कैश, गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखा जा सकता है। वर्तमान में इसका जो मान है वो 18% है। इसे भी हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि कोई बैंक है PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, जिसका NDTL जो है 100 रुपये है और SLR के रूप में जो है उसे 18% देना है तो उसके पास जो 82 रुपये ही लोन के रूप में देने के लिए रह जाता है। और जैसे जो इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही जो इसका लोन देने की शक्ति जो होगा वो कम होते जाएगा, यानी SLR जितना ही अधिक होगा उतना ही लिक्विडिटी कम होगा और SLR जितना ही कम होगा उतना ही लिक्विडिटी अधिक होगा। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया तो आइए इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अतिरिक्त मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए इनमें से कौन सा मौद्रिक उपाय लागू किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है रेपो रेट घटाना, ये जो है कथन गलत है। दूसरा SLR घटाना, ये भी कथन गलत है क्योंकि अतिरिक्त मांग की स्थिति हो तो उसमें जो SLR बढ़ाना और रेपो रेट को भी बढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की भारतीय मुद्रा प्रणाली में किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो भारतीय मुद्रा प्रणाली में जो है RBI को जो है अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ जिम्बाब्वे विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को कम कर रहा है। बैंक अपनी मौद्रिक नीति के रुख में क्या हो रहा है, तो शांतिवादी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी फिल इन द ब्लैंक्स को प्रभावी हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे 5 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी इकाई भारत में साख नियंत्रण का कार्य करती है। तो भारत में साख नियंत्रण का जो कार्य करती है वो RBI करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात यानी CRR का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो CRR का निर्धारण जो है RBI के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 2 बार हुआ था, पहला 69 में और दूसरा जो हुआ था 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पशु जो है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है। तो इनमें से जो बाघ पशु है वो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया था। तो शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर जो है 2018 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरक्षित नकदी निधि यानी CRR जो है क्या है, यानी यह जो है वाणिज्यिक बैंकों का जमा राशि का वह न्यूनतम अंश होता है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका यह है कि यह जो है भारत में वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगद आरक्षित अनुपात पद को उचित तरीके से परिभाषित करता है। तो इसका आंसर है जमा का वह प्रतिशत है जो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद आरक्षित के रूप में रखना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे मुद्रास्फीति से निपटने के लिए RBI द्वारा इनमें से कौन सा उपाय अपनाए जाने की संभावना है। तो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए जो है CRR में वृद्धि, रेपो रेट में वृद्धि करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इनमें से कौन सा नियामक निकाय भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है। तो भारत में जो है RBI जो है नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति जो है कितने वर्षों के लिए होती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडलों की नियुक्ति जो होता है 4 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति लागू कौन करता है। तो भारत में मौद्रिक नीति लागू जो होता है RBI के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है। तो भारत सरकार के बैंकर का काम जो है RBI करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सी भारत का शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है। तो RBI जो है मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे IDBI यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो IDBI की स्थापना जो है 1964 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौद्रिक नीति का सामान्य लक्ष्य खाली स्थान को सुनिश्चित करना है। तो मौद्रिक नीति का सामान्य लक्ष्य जो है वो अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता को स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन की बात करते हैं नगद आरक्षित अनुपात जितना अधिक होगा बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतनी ही कम होगी, तो ये कथन सही है। दूसरा अगर बात करते हैं सामूहिक चल निधि अनुपात जितना कम होगा बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतनी ही अधिक होगी, तो ये भी कथन सही है। तीसरा है बैंक दर में वृद्धि से मुद्रा आपूर्ति में कमी आएगी, तो ये भी कथन सही है। यानी इसमें जो है चौथा ऑप्शन जो है गलत है, यानी नगद आरक्षित अनुपात जितना कम होगा बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतनी ही कम होगी, यह कथन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो RBI के पहले भारतीय गवर्नर जो थे CD देशमुख थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे
निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट निर्धारित करती है? तो भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय एसएलआर है। एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है? तो एसएलआर का फुल फॉर्म जो होता है इंस्टीट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को क्या कहा जाता है? इसे जो है प्रधान उधार दर कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा कितने प्रकार से संचालित किया जाता है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा जो है 2 प्रकार से संचालित किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है तरलता नीति के उपकरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे एमएसएफ रेट की। एमएसएफ रेट क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, यानी कि सीमांत अस्थायी सुविधा दर। यह क्या होता है? तो वाणिज्यिक बैंक जो होता है जिस ब्याज दर पर एक रात की अवधि के लिए जो है आरबीआई से ऋण लेता है उसी को हम लोग एमएसएफ रेट कहते हैं। और इसमें जो है व्यापारी बैंक अपनी कुल जमा का 1% ऋण ले सकती है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम लोग देख सकते हैं पीएनबी बैंक के एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसका एनडीटीएल जो है 100 रुपये है और सामने जब उसे पता चलता है कि उसका एनडीटीएल जो है पूरा नहीं हुआ है, उसके एनडीटीएल में मात्र जो है 80 रुपये ही है, तो वो जो है 20 रुपये जो है आरबीआई से जो है ऋण लेता है। आरबीआई जिस रेट पर जो है इसे ऋण देता है उसी को हम लोग एमएसएफ रेट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे एचडीएफ दर के बारे में। तो एचडीएफ दर का फुल फॉर्म जो होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होता है, यानी अस्थायी जमा सुविधा दर होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है कमर्शियल बैंक जो होता है अपने अतिरिक्त तरलता को आरबीआई के पास बिना जमानत के जमा करते हैं, उसी को हम लोग जो है एचडीएफ दर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुणात्मक या फिर चयनात्मक उपकरण की, जिसे पहला है सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता क्या होता है? जब जनता को जो है बैंक से ऋण चाहिए होता है तो वो जो है कोलेटर के रूप में जो है अपना कुछ संपत्ति रखता है। जैसे कि अगर मान लेता है कि वो अपने घर का रजिस्ट्री रखता है और उसका घर का जो दाम होता है वो 50 लाख रुपए है, तो बैंक के द्वारा जो ऋण दिया जाएगा वो 50 लाख से कम का दिया जाएगा। यानी इसमें बात करते हैं वाणिज्यिक बैंक जो है ऋण लेने वाले लोगों को जमानत के बदले जो होता है ऋण देता है और जमानत संपत्ति का जो मूल्य होता है वो स्वीकृत ऋण से अधिक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है साख राशनिंग के बारे में। साख राशनिंग की बात करते हैं तो आरबीआई जो होता है वो व्यापारी बैंकों की ऋण सीमा को निर्धारित करता है, जिसे हम लोग साख राशनिंग के नाम से जानते हैं। जैसे कि कोई व्यापारी बैंक है और उसके पास जो है 100 रुपये है, तो आरबीआई निर्धारित करता है कि वो जो है किस सेक्टर में कितना खर्च करेगा, यानी किस सेक्टर में जो है वह ऋण कितना देगा, यानी एग्रीकल्चर में कितना देगा, कार के क्षेत्र में कितना देगा, होम लोन के क्षेत्र में कितना देगा, या फिर गोल्ड एजुकेशन या फिर इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में वो कितना लोन दे सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नैतिक दबाव के बारे में। तो नैतिक दबाव जो होता है आरबीआई अपनी नीतियों के पालन के लिए व्यापारिक बैंकों पर दबाव डालती है, जिसे हम लोग नैतिक दबाव कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे प्रत्यक्ष कार्रवाई की। तो जब बैंक जो होता है यानी कमर्शियल बैंक जो होता है आरबीआई की नीतियों का पालन नहीं कर पाता है तो आरबीआई जो होता है कमर्शियल बैंकों के पेनाल्टी या फिर लाइसेंस रद्द कर सकती है, जिसे हम लोग प्रत्यक्ष कार्रवाई। टॉपिक है व्यापारी बैंक के बारे में, विकासात्मक बैंक के बारे में और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विकासात्मक बैंक यानी डेवलपमेंटल बैंक के बारे में। तो जो बैंक जो होता है इकोनॉमिक के अलग अलग क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण देता है उसी को हम लोग जो है विकासात्मक बैंक कहते हैं। इसका सेक्टर यानी क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका कई क्षेत्र होता है, जैसे कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है नाबार्ड होता है, उद्योग और विनिर्माण के क्षेत्र में सिडबी और आईडीबीआई बैंक होता है, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में जो होता है एक्सिम बैंक होता है और आवासीय क्षेत्र में जो होता है एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुआ था 12 जुलाई 1982 में किया गया था। इसकी सिफारिश की बात करते हैं, यानी कि नाबार्ड बैंक की स्थापना का सिफारिश किसने किया था? तो इसकी सिफारिश करने वाला जो समिति था तो उसका नाम जो था शिवरामन समिति था। इसकी बात करते हैं मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। इसके कार्य की बात करें तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना जो है नाबार्ड का काम होता है। ग्रामीण विकास और प्राथमिक क्षेत्र के विकास में शीर्षस्थ संस्था जो है नाबार्ड ही है और इसके हेड यानी प्रमुख की बात करते हैं तो साजिक केवी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिडबी की। तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना जो हुआ था 2 अप्रैल 1990 को हुआ था और इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो लखनऊ यूपी में स्थित है। इसके कार्य की बात करते हैं तो इसका कार्य जो होता है लघु उद्योगों का विकास करना और इसके हेड की बात करते हैं तो इसका हेड जो है मनोज मित्तल जो वर्तमान में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इडबी यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना जो हुआ था 3rd 5 ईयर प्लान के समय 1964 में हुआ। तो बात करते हैं इडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इडबी का मुख्यालय जो है मुंबई में है और इसके कार्य की बात करते हैं तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना इसका कार्य होता है। बात करते हैं इडबी के जो है वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है? तो वर्तमान में इडबी के एमडी और सीईओ जो है राकेश शर्मा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे एक्सिम बैंक के बारे में, जिसका फुल फॉर्म की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 1982 को हुआ था और इसके मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में है। इसका कार्य जो होता है विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और इसके प्रमुख की बात करें तो हर्षा बंगाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना जो हुआ था 9 जुलाई 1988 को हुआ था। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है और इसके कार्य की बात करें तो आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरआरबी के बारे में, यानी रीजनल रूरल बैंक के बारे में, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। इसकी स्थापना जो हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। बात करते हैं आरआरबी बैंक के जो सिफारिश जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आरआरबी बैंक की सिफारिश जो है नरसिम्हन समिति के द्वारा किया गया था। बात करते हैं इसके अध्यादेश कब जारी किया गया था? तो इसके लिए जो अध्यादेश जारी किया गया था 26 सितंबर 1975 में और जो है किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है? इसके लिए एक अधिनियम आया था आरआरबी एक्ट 1976, जिसके तहत जो है इसकी स्थापना किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति जो है संवैधानिक है, यानी स्टैट्यूटरी है और फर्स्ट आरआरबी बैंक के नाम की बात करते हैं फर्स्ट आरआरबी बैंक का नाम जो था प्रथमा ग्रामीण बैंक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 अक्टूबर 1975 को जो है कितनी आरआरबी की स्थापना की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को जो है 5 आरआरबी की स्थापना की गई थी 4 राज्यों में। पहला यूपी में मुरादाबाद और गोरखपुर में, दूसरा राजस्थान के जयपुर में और तीसरा है हरियाणा के भिवानी में और वेस्ट बंगाल के मालदा में किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरआरबी की संरचना के बारे में, यानी कि आरआरबी में जो होता है केंद्र सरकार जो स्वामित्व होता है वो 50% होता है, राज्य सरकार की बात करें तो 15% और प्रायोजित बैंक का जो होता है 35% होता है। बात करते हैं आरआरबी के कार्य की। आरआरबी का कार्य जो होता है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग को बढ़ावा देना, किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना और तीसरा है सरकारी योजनाओं का लाभ देना। आज हम लोग बढ़ते हैं
वाणिज्यिक बैंक से। तो वाणिज्यिक बैंक की बात करते हैं तो ऐसा बैंक जो जनता से जमा स्वीकार और जनता को ऋण देता है उसी को हम लोग वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। इसके जो होते हैं दो प्रकार होते हैं, पहला अनुसूचित बैंक, दूसरा होता है गैर अनुसूचित बैंक। बात करते हैं अनुसूचित बैंक की, तो ये जो है ऐसा बैंक होता है जो आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल है, उसे हम लोग जो है अनुसूचित बैंक यानी शेड्यूल बैंक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैर अनुसूचित बैंक की, तो ऐसा बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड अनुसूची में शामिल नहीं है उसे हम लोग जो है गैर अनुसूचित बैंक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यापारिक बैंक जो होता है साख का सृजन कैसे करता है, तो व्यापारिक बैंक जो होता है जनता को ऋण देकर साख का सृजन करता है। बात करते हैं साख सृजन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो साख सृजन जो होता है व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसमें कोई एक विनय नाम का लड़का है जो कि 2000 रुपये जो है बैंक में जमा कराता है और बैंक उसे जो है 3% का इंटरेस्ट यानी कि 60 रुपये इंटरेस्ट देता है और एक साल के बाद जो उसे 2060 रुपये प्रदान करता है। और इसके अलावा जो है इसी 2000 रुपये को जो है वो बैंक जो है लोन के रूप में दूसरे व्यक्ति को देता है। जैसे कि मान लेते हैं कि मोदी जी को 500 रुपये ऋण देता है और उसे जो है 15% रेट से जो है इंटरेस्ट लेता है, तो इससे जो है 75 रुपये इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त होगा। और उसके बाद बात करते हैं योगी जी को जो है 500 रुपये दिया जाता है और इस पर जो है 14% का इंटरेस्ट लिया जाता है, तो 70 रुपये जो है इंटरेस्ट के रूप में। उसके बाद केजरीवाल की बात करें तो 300 रुपये जो है लेंड दिया जाता है, उधार दिया जाता है और 13% दर से यानी कि 39 रुपये जो है उससे प्राप्त होगा। और मोहन जी को जो है अगर 200 रुपये जो है लोन उधार के रूप में दिया जाता है और उस पर जो है 15% का रेट दिया जाता है, तो उसे जो है 30 रुपये। और उसके बाद बात करते हैं राहुल जी को जो है 300 रुपये दिया जाता है और 15% की दर से तो 45 रुपये, और अखिलेश जी को जो है 200 रुपये 14% की दर से देता है, तो 28 रुपये जो है उसे जो है इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार उसको टोटल जो है 287 रुपये लाभ होता है, यानी कि इसे जो होता है साख सृजन होता है, यानी उसे जो है 60 रुपये देना पड़ा और जिसके बदले में जो है उसे जो है 287 रुपये प्राप्त हुआ। और यह काम किसके द्वारा किया जाता है, तो व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका नियंत्रण यानी कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, यानी साख का नियंत्रण जो है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनपीए क्या होता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में गैर निस्पंदनकारी संपत्ति कहते हैं। बैंकों द्वारा दिए गए ऋण को ईएमआई का भुगतान 90 या उससे अधिक दिनों तक नहीं होता है, तो उसी ऋण को हम लोग जो है एनपीए के नाम से जानते हैं। ईएमआई की फुल फॉर्म की बात करें तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। और एनपीए का विभाजन जो होता है 3 प्रकार से होता है। तो पहला है सब स्टैंडर्ड एसेट जिसे हम लोग अवमानक संपत्ति कहते हैं, और दूसरा है डाउटफुल एसेट यानी संदिग्ध संपत्ति, और तीसरा की बात करते हैं लॉस एसेट यानी कि हानि संपत्ति। बात करते हैं अवमानक संपत्ति यानी सब स्टैंडर्ड एसेट की, जिसमें जो एनपीए होता है 90 दिन से 12 माह का पुराना होता है, और डाउटफुल में बात करते हैं तो 12 से 36 माह पुराना होता है, और लॉस एसेट में बात करते हैं तो 36 माह से अधिक का पुराना होता है, तो उसे हम लोग लॉस एसेट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण की, तो आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था, और इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। बात करते हैं एसबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो एसबीआई का जो हुआ था 1 जुलाई 1955 को हुआ था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के जो विभिन्न फेज, जिसमें फर्स्ट फेज की बात करते हैं तो प्रथम चरण जो हुआ था 19 जुलाई 1969 को हुआ था। तो टॉपिक है बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को किया गया था, और इस समय आरबीआई के गवर्नर जो थे सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसबीआई के बारे में। तो एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके विभिन्न चरण की। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ है 2 चरण में हुआ है, जिसमें पहले चरण की बात करते हैं तो ये जो है 19 जुलाई 1969 को हुआ था, जिसमें जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और जिसकी जमा पूंजी जो थी 50 करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो इस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे एलके झा थे, और इस समय पीएम की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम चरण के समय जो है राष्ट्रपति कौन थे, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के समय जो है राष्ट्रपति बात करते हैं तो जाकिर हुसैन थे, और इनकी मृत्यु के बाद जो है कुछ समय के लिए जो है वीवी गिरी जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण की। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण जो था 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, और इसमें जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसकी जमा पूंजी जो थी 200 करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस समय पीएम कौन थे, तो इस समय भी पीएम जो थी इंदिरा गांधी थी, और इस समय के गवर्नर की बात करते हैं आईजी पटेल, और इस समय राष्ट्रपति जो थे नीलम संजीवा रेड्डी थे। बात करते हैं दूसरे चरण में जो है किन 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तीसरे पहला बैंक की बात करते हैं तो आंध्रा बैंक, दूसरा की बात करते हैं तो कॉर्पोरेशन बैंक, तीसरा है पंजाब और सिंध बैंक, चौथा है विजया बैंक, पांचवा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, छठा है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकों के विलय के बारे में। तो 2 या 2 से अधिक बैंकों का आपस में विलय करना ही क्या कहलाता है, बैंकों का विलय कहलाता है। और इसका कारण क्या होता है बैंकों का विलय का, तो बैंकों की जो परिचालन लागत है उसको कम करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बात करते हैं अगस्त 2019 में जो है केंद्र सरकार ने 10 बैंकों के विलय की घोषणा की थी, जिसमें सिंडिकेट बैंक का जो है कैनरा बैंक में विलय किया गया था, देना और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में, इलाहाबाद बैंक का जो है इंडियन बैंक में, और आंध्रा बैंक तथा कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो विलय किया गया था वो पंजाब नेशनल बैंक में किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीयकृत या फिर सार्वजनिक बैंक के बारे में। तो वैसा बैंक जिसमें सरकार की जो है 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी होती है उस बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंक या फिर सार्वजनिक बैंक कहते हैं। वर्तमान में इसकी संख्या जो है 12 है, जिसमें पहला की बात करते हैं तो एसबीआई, जिसे हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 को हुई थी। बात करते हैं इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका राष्ट्रीयकरण जो था 1 जुलाई 1955 को किया गया था, और इसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, तो एसबीआई की जो स्थापना का सिफारिश जो है एडी घोड़ेवाला समिति के द्वारा किया गया था। और एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर जो है मुंबई में स्थित है। देश का ये जो है सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भी है, और इसके प्रमुख की बात करते हैं तो चल्ला श्री निवासलू सिटी। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब नेशनल के बैंक के बारे में। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो है 1894 को हुआ था, और ये जो है स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर जो था पूर्व में लाहौर यानी जो कि पाकिस्तान वाला क्षेत्र हो गया है, लेकिन वर्तमान में जिसका मुख्यालय वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं ये जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, और इसके प्रमुख की बात करते हैं तो अशोक चंद्रा है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, जो कि 3rd लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर का बैंक है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 20 जुलाई 1908 में हुआ था, और महाराजा सयाजी गायकवाड़ तृतीय के द्वारा किया गया था। इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं बड़ोदरा गुजरात में है, और इसके प्रमुख की बात करते हैं तो देवदत्त चंद है। नेक्स्ट बात करते हैं कैनरा बैंक के बारे में। कैनरा बैंक की स्थापना जो है जुलाई 1996 में किया गया था,
था। इसके हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में स्थित है। इसके प्रमुख अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो वर्तमान में इसका प्रमुख जो अर्थशास्त्री है वो डॉक्टर माधवन कुट्टी है। और इसके प्रमुख की बात करते हैं तो के सत्यनारायण राजू है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 11 नवंबर 1919 को किया गया था। इसके बात करते हैं उद्घाटन कब किया गया था तो इसका उद्घाटन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा 1921 में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में स्थित है। और इसके प्रमुख की बात करते हैं तो ए मनी मैकलाई है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है सितंबर 1906 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में स्थित है। इसके प्रमुख की बात करते हैं तो रजनीश कर्नाटक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन बैंक के बारे में। तो इंडियन बैंक की स्थापना जो है 1907 को हुआ था और इंडियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो जो है चेन्नई में स्थित है। और इसके प्रमुख की बात करते हैं तो विनोद कुमार है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो सेंट्रल बैंक की स्थापना जो है 1911 में किया गया था। इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके प्रमुख की बात करते हैं तो मातम वेंकट राव है। तो आज के लिए बैंक के बारे में पढ़ चुके थे जिसमें हम लोग 8 बैंकों के बारे में पढ़ लिए थे। जिसमें अगर बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंकों की तो पब्लिक सेक्टर बैंकों की वर्तमान में जो संख्या है वो 12 है। जिसमें अगर बात करते हैं नवे बैंक कौन है तो नवा बैंक जो है इंडियन ओवरसीज बैंक है जिसकी स्थापना जो था 1937 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहां है तो चेन्नई में है। बात करते हैं इसके प्रमुख जो है अजय कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट बात करते हैं यूको बैंक के बारे में। तो यूको बैंक की स्थापना जो हुआ था 1943 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर जो है कलकत्ता में है। बात करते हैं इसके एमडी की। इसके एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो अश्वनी कुमार है वर्तमान में। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में। तो पंजाब एंड सिंध बैंक का जो स्थापना हुआ है 1908 में हुआ है और इसका स्थापना जो हुआ था राजेंद्र पैलेस दिल्ली में हुआ था। बात करते हैं इसके हेड कौन है तो इसके हेड जो है स्वरूप कुमार साहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 1935 में हुआ था पुणे में। बात करते हैं इसके प्रमुख के बारे में। तो इसके प्रमुख जो है निधु सक्सेना है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे बैंक के पूर्ण रूप की यानी बैंकों के कुछ फुल फॉर्म की। तो इसमें अगर बात करते हैं एनपीए की तो एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एफडी की बात करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट। आरडी की बात करें तो रिक्यूरिंग डिपॉजिट। नेफ्ट की बात करें तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं आईएमपीएस की इमीडिएट पेमेंट सर्विस। सीबीएस का फुल फॉर्म की बात करें तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। और एसएलआर की बात करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसडीएफ की बात करते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। एमएसएफ का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं एटीएम की फुल फॉर्म की। तो एटीएम का जो है पहला होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन या फिर जो है ऑल टाइम मनी भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूपीआई के फुल फॉर्म की। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट बात करते हैं भीम के बारे में। तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट बात करते हैं आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है तो आईएफएससी का फुल फॉर्म जो होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं केवाईसी की। तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। एमआईसीआर के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे दिया गया है एनबीएफसी के बारे में यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में जिसे हम लोग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कहते हैं। तो यह जो है एक तरह का बैंक नहीं होता है किंतु बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। और इसके लिए जो है कंपनी एक्ट जो है 1956 आया था और जिसके द्वारा जो है इसे जो है रजिस्टर्ड किया गया था। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस और कृष्णा फाइनेंस है। ये जो होता है मांग जमा स्वीकार नहीं करता है लेकिन ये जो होता है समय जमा स्वीकार करता है। और ये जो होता है किसके द्वारा रेगुलेट होता है तो यह जो होता है आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है तो ये जो होता है अपना निवेश होता है म्यूचुअल फंड में, चिट फंड में, इंश्योरेंस में, प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटीज में करता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेमेंट सिस्टम यानी भुगतान प्रणाली की। तो भुगतान प्रणाली को जो है दो आधार पर बांटा गया है। पहला है ऑपरेटेड बाय आरबीआई और दूसरा है ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई। इसमें ऑपरेटेड बाय आरबीआई के जो है दो मुख्य भाग हैं। पहला है नेफ्ट, दूसरा है आरटीजीएस। नेफ्ट की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम फंड का जो है कोई लिमिट नहीं होता है और इसमें जो है बैंकों के द्वारा जीरो चार्ज किया जाता है। इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो यह जो है 24/7 यानी कि हर दिन और हर घंटे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो इसकी अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। नेक्स्ट बात करते हैं आरटीजीएस की। तो इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और यह भी जो होता है 24/7 अवेलेबल होता है। इसके मिनिमम फंड की बात करते हैं तो 2 लाख होता है और मैक्सिमम जो होता है नो लिमिट होता है। इस पर भी जो है कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं लगा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे यहाँ दिया गया आईएमपीएस जो कि एनपीसीआई के द्वारा लगा जाता है। तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है और ये जो होता है एनपीसीआई द्वारा संचालित होता है। इसकी अवेलेबिलिटी की बात करते हैं 24/7 होता है और इसमें मिनिमम लिमिट बात करते हैं तो नो लिमिट होता है लेकिन मैक्सिमम लिमिट होता है 2 लाख रुपए का और इसमें जो है बैंकों के आधार पर चार्ज लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एनपीसीआई की। तो एनपीसीआई के फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 2008 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। बात करते हैं एनपीसीआई की स्थापना जो है किस एक्ट के द्वारा हुआ था तो एनपीसीआई की स्थापना जो है एनपीसीआई एक्ट 2007 के द्वारा हुआ था। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा के बारे में। तो बात करते हैं मुद्रा क्या है तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं मुद्रा का कार्य क्या है तो मुद्रा के कार्य को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक कार्य यानी प्राइमरी फंक्शन और दूसरा है द्वितीय कार्य जिसे हम लोग सेकेंडरी फंक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या क्या होते हैं। तो इसका पहला कार्य होता है विनिमय का माध्यम यानी इससे जो हम किसी वस्तु को एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा है खाते की इकाई यानी हम लोग जो अकाउंट में पैसे रखते हैं वह रुपए के रूप में यानी मुद्रा के रूप में ही होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूल्य का मापदंड यानी किसी भी वस्तु का मूल्य का मापदंड करना हो जो है हम मुद्रा के द्वारा ही करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वितीय कार्य की। तो द्वितीय कार्य में पहला है मूल्य का भंडारण यानी हम लोग मूल्य का जो भंडारण करते हैं वह जो होता है मुद्रा के रूप में ही करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूल्य का हस्तांतरण यानी कि हम लोग जो है अपने अकाउंट से किसी दूसरे जगह जो है पैसा भेजते हैं तो वो मुद्रा के रूप में ही भेजते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भविष्य के लेन देन के बारे में। तो भविष्य के लेन देन के रूप में भी हम लोग जो है मुद्रा का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय कागजी नोट के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में यानी कितने रुपए के नोट पर जो होता है किसकी आकृति होता है, उसका कलर कैसा होता है और उसका आकार कैसा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2000 रुपए के नोट की जो कि सबसे बड़ा नोट था लेकिन इसे जो है भारत सरकार यानी आरबीआई ने जो है चलन से बाहर कर दिया है। बात करते हैं इसे जो है कब बंद किया गया था। तो इसी की घोषणा जो की गई थी 19 मई 2023 को की गई थी लेकिन इसे जो है पूर्ण रूप से बदलने के लिए रोक कब लगा दिया गया था तो इसे जो है 30 सितंबर से पहले जो है तक बदलना था और उसके बाद जो है इस मुद्रा का चलन बंद कर दिया गया था। बात करते हैं 2000 के रुपए के नोट पर जो है किसकी
आकृति थी, तो इसके ऊपर जो है मंगलयान, जो कि स्पेस का एक मंगलयान है, उसकी आकृति थी। इसके कलर की बात करते हैं मैजेंडा, और इसके आकार की बात करते हैं 166 mm इंटू में 66 mm है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 500 रुपये नोट की। तो 500 रुपये के नोट पर जो है लाल किला का चित्र बना हुआ, जो कि दिल्ली में स्थित है, और इसका कलर जो है स्टोन ग्रे कलर है, और इसके आकार की बात करते हैं तो 150 mm से 66 mm है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 200 रुपये के नोट की। तो 200 रुपये के नोट पर जो है सांची स्तूप, जो कि MP यानी मध्य प्रदेश में स्थित है, इसके कलर की बात करते हैं तो चमकीला पीला है, और इसके आकार की बात करें तो 146 इंटू 66 mm है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 100 रुपये के नोट की। तो 100 रुपये के नोट पर जो है रानी की वाव यानी गुजरात में जो स्थित है उसका जो है अंकन किया गया है, चित्र बनाया गया है, और इसका कलर की बात करते हैं तो लेवेंडर यानी कि हल्का बैगनी कलर है, और इसके आकार की बात करते हैं तो 143 mm इंटू में 66 mm है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 50 रुपये के नोट के बारे में। तो 50 रुपये के नोट पर जो है हम्पी का रथ यानी कि जो कर्नाटक में स्थित है की आकृति अंकित है, और इसके कलर की बात करते हैं तो फ्लोरेसेंट ब्लू होता है, और इसके आकार की बात करते हैं तो 135 इंटू में 66 mm है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20 रुपये के नोट की। तो 20 रुपये का नोट जो है वह एलोरा गुफा का चित्र बनाया गया है, और ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। बात करते हैं इसके कलर की तो नारंगी लाल है, और इसका आकार की बात करते हैं तो 129 इंटू में 63 mm है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 रुपये के नोट की। तो 10 रुपये के नोट पर जो है सन टेम्पल यानी कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है का चित्र बनाया गया है। इसके कलर की बात करते हैं तो चॉकलेटी ब्राउन है, और इसके आकार की बात करते हैं तो 123 इंटू में 63 mm है। बात करते हैं इन नोट और आकृति के याद करने के ट्रिक के बारे में। तो पहला है 2000 का रुपये का नोट। तो 2000 रुपये का नोट जो है सबसे बड़ा है, और मंगलयान बनाने में भी जो हुआ था बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था, सबसे ज़्यादा पैसा जो है मंगलयान बनाने में खर्च हुआ था। बात करते हैं 500 रुपये के नोट की। तो 500 रुपये का हम लोग जो है पंच के नाम से जानते हैं, और कि कोई जो है पंच मार देता है तो वह जो है व्यक्ति जो होता है लाल पीला हो जाता है, नहीं कि इससे जो है लाल किला याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 200 रुपये के। तो 200 को हम लोग दोस्त से रिलेट करके देख सकते हैं। तो दोस्त क्या होना चाहिए, तो सच्चा होना चाहिए, यानी 200 रुपये पे जो है सांची स्तूप का चित्र अंकित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 100 की। तो 100 को हम लोग रानी की वाव। तो वाव किसी भी रानी को अगर देखकर वाव आवाज निकलता है तो वो रानी गुस्से में जो है 100 डायल कर देती है, यानी कि पुलिस को बुला लेती है, यानी इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव का चित्र अंकित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 50 रुपये के नोट की। तो 50 रुपये से हम लोग हम्पी पी यानी कि हम लोग बियर पीने से रिलेट कर सकते हैं। हम पी तो लेते हैं लेकिन हम पचा नहीं पाते, यानी 50 से 50 और हम्पी से हम पी लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20 रुपये के नोट की। तो 20 को हम लोग 20 से रिलेट करके देख सकते हैं, यानी हमारा 20 है कि हम महाराष्ट्र यानी मुंबई घूमने जाए, जो कि एलोरा की गुफा वहीं पर है, और इससे हम लोग रिलेट करके देख सकते हैं कि 20 रुपये पे जो है एलोरा गुफा का चित्र अंकित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 रुपये के नोट की। तो सन टेम्पल हम जाकर के जो है वहाँ पर 10 रुपये का दान दिए थे, तो इसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि सन टेम्पल जो है 10 रुपये के नोट पर अंकित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की। तो ये जो है विनिमय प्रणाली का ऐसा माध्यम है जिसमें हम जो वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को प्राप्त करते हैं, जैसे हम लोग गेहूं के बदले बकरी का लेन देन या फिर आम के बदले केले का लेन देन कर सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है रोहन और कोई बच्चा है सोहन। रोहन के पास जो है 4 केले है और सोहन के पास जो है 1 आम है। अगर रोहन को जो है आम चाहिए और सोहन को केला चाहिए तो वह अपना वस्तु जो है विनिमय करके इसे अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है। और उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं एक सतीश लड़का है जिसके पास जो है चावल है, और रोहन को भी चावल चाहिए और सतीश को क्या चाहिए, केले चाहिए, तो वह दोनों भी जो है अपना लेन देन करके जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सतीश को जो है केले की आवश्यकता नहीं है लेकिन रोहन को चावल की आवश्यकता है, तो ऐसा में जो है कुछ कठिनाई होता है। इससे जो है वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाई उत्पन्न होती है, तो जो कि इसका पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। पिछले क्लास में हम लोग जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में जान रहे थे। इसमें बताया गया था कि वस्तु के बदले वस्तु की प्राप्ति क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जैसे कि अगर गेहूं को देकर बकरी लेना या फिर आम को देकर केले लेना जो है एक तरह का वस्तु विनिमय प्रणाली का उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जो होता है बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करता है। जैसे में पहला है दोहरात्मक इच्छाओं का संयोग की कमी हो जाता है, जैसे कि किसी व्यक्ति को गेहूं चाहिए लेकिन दूसरे व्यक्ति को जो है बकरी नहीं चाहिए, तो इससे जो है दोहरात्मक संयोग की कमी होता है। और दूसरा इसमें दिया गया है कि इसमें जो है मूल्य मापन में कठिनाई होती है। तीसरा है वस्तुओं को विभाजित करना कठिन होता है। और उसके बाद बात करते हैं तो वस्तुओं का भंडारण करना भी क्या होता है, कठिन होता है, क्योंकि कुछ वस्तु जो होते हैं क्षयमान होता है यानी वो जल्दी खराब हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुद्रा के प्रकार की। तो मुद्रा कई प्रकार के होते हैं। अगर बात करते हैं पहला वस्तु मुद्रा, यानी जब वस्तु जो होता है मुद्रा का कार्य है, जैसे कि नमक है, गेहूं, सोना, चांदी, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को दिया जाता है, तो वो एक तरह का वस्तु मुद्रा कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिक मनी की। तो प्लास्टिक मनी वैसा मनी होता है जो प्लास्टिक का बना होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया या फिर ATM कार्ड हो गया। बात करते हैं स्मार्ट मनी की। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल करेंसी की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से विद्यमान होता है, उसे हम लोग डिजिटल करेंसी कहते हैं, और इसका प्रयोग जो होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी जो कि बिटकॉइन है, एथेरियम है और ई-रुपये जो कि RBI द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर करेंसी की। तो जिसका निर्माण जो होता है पेपर यानी कागज के द्वारा होता है, उसी को हम लोग पेपर करेंसी कहते हैं। जैसे भारतीय कागजी जो नोट है वो जो है पेपर करेंसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धातु मुद्रा के बारे में। तो जो मुद्रा जो होता है धातु का बना होता है उसे हम लोग धातु मुद्रा कहते हैं। इसके अंदर जो है सिक्कों का रखा जाता है, और सिक्के जो होता है चांदी का, सोना का, तांबा का या फिर कांसा का हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे वैधानिक मुद्रा के बारे में। तो वैधानिक मुद्रा यानी लीगल टेंडर किसे कहते हैं, तो जो मुद्रा जो होता है सरकार या फिर केंद्रीय बैंक द्वारा कानून बनाकर जारी किया जाता है उसे हम लोग वैधानिक मुद्रा कहते हैं, और इसे कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दुर्लभ मुद्रा के बारे में। तो दुर्लभ मुद्रा या फिर हार्ड मनी किसे कहते हैं, तो जिसकी मांग जो होता है आपूर्ति से ज्यादा हो उसे जो होता है हम लोग दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, यानी जिसका डिमांड जो होता है सप्लाई से ज्यादा होता है। बात करते हैं सुलभ मुद्रा की। तो जिसकी मांग जो होता है आपूर्ति से कम होता है उसे सुलभ मुद्रा कहते हैं, यानी इसमें डिमांड जो होता है सप्लाई से कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया हॉट मनी के बारे में। तो हॉट मनी यानी गर्म मुद्रा जो है किसे कहते हैं, जिसमें जो है शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होता है, उसे हम लोग हॉट मनी के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं डॉलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय मुद्रा पेपर मिल कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय मुद्रा पेपर मिल जो है होशंगाबाद, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्याही निर्माण कारखाना कहाँ स्थित है। तो स्याही निर्माण कारखाना जो है वर्णिका
मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्का अधिनियम के बारे में। तो सिक्का अधिनियम कब आया था? तो 2011 ईस्वी में आया था। और भारत सरकार अधिकतम जो है कितने रुपए का सिक्का जारी कर सकता है? भारत सरकार जो है अधिकतम 1000 रुपए का सिक्का जारी कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय कागजी नोट पर जो है कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो वर्तमान में जो है भारतीय कागजी नोट पर जो है कुल जो है 17 भाषा का उल्लेख किया गया है, हिंदी और अंग्रेजी को शामिल करके। इसके अलावा देख सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कौन कौन से इसमें भाषा होता है। तो पहला इसमें दिया गया आसामी भाषा होता है, बंगाली होता है, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी और मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी और संस्कृत, तमिल और तेलुगु होता है। और उसके अलावा जो होता है उर्दू भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोट प्रिंट कारखाने कहाँ कहाँ स्थित है। तो नोट प्रिंट कारखाने जो है 4 जगह पर स्थित है। पहला है देवास जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरा है नासिक जो महाराष्ट्र में है, तीसरा है मैसूर जो कि कर्नाटक में है, और अगर बात करते हैं सालबोनी जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे सिक्कों के टकसाल के बारे में। तो वर्तमान में जो है 4 सिक्कों के टकसाल है, जिसमें अगर बात करते हैं कोलकाता के तो इसकी स्थापना जो है 1950 में किया गया था। बात करते हैं मुंबई की तो इसकी स्थापना जो है 1830 में, और हैदराबाद मिंट की स्थापना जो है 1903 में, और नोएडा मिंट की स्थापना जो है 1989 में किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ सिक्कों के टकसाल के चिन्ह के बारे में दिया गया है। यानी कलकत्ता मिंट की बात करते हैं तो इसमें जो होता है 9 मार्क होता है। बम्बई मिंट में जो होता है डायमंड का या फिर बोल्ड बी या फिर जो होता है एम लिखा रहता है। उसके बाद बात करते हैं बम्बई मिंट में यू का आकार भी होता है। हैदराबाद मिंट की बात करते हैं तो स्प्लिट डायमंड होता है, यानी कि कटा हुआ डायमंड होता है। हैदराबाद मिंट में जो होता है डायमंड के अंदर जो होता है डॉट भी होता है। हैदराबाद मिंट में जो होता है स्टार भी बना होता है। बात करते हैं नोएडा मिंट की तो नोएडा मिंट में जो है डॉट मिंट मार्क होता है, यानी कि डॉट होता है। टॉपिक है इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति के बारे में। तो इसमें हम लोग बात करते हैं पिछली क्लास में हम लोग मुद्रा के बारे में पढ़ रहे थे, तो आइए थोड़ा सा भारतीय रुपये के बारे में जान लेते हैं। भारतीय रुपये की बात करते हैं तो इसका लोगो यानी प्रतीक चिन्ह जो है किसने डिजाइन किया था? तो इसका लोगो यानी कि प्रतीक चिन्ह जो है डी उदय कुमार के द्वारा जो है डिजाइन किया गया था, जो कि IIT बॉम्बे के छात्र थे, और इसे जो है भारत सरकार के द्वारा 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय रुपये के जो लोगो चिन्ह है उसमें जो है 2 भाषा का प्रयोग किया गया है। पहला है हिंदी भाषा जो कि देवनागरी लिपि में जिसमें र लिया गया है, और अंग्रेजी भाषा जो कि रोमन लिपि में है, इसमें जो है आर, और इन दोनों को जो है मिलाकर के जो है भारतीय रुपये का लोगो बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल रुपया यानी कि ई रुपये की। तो इसकी घोषणा जो है 1 फरवरी 2022 को फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के बजट में किया गया था, और इसे जो है लॉन्च कब किया गया था? तो इसे लॉन्च जो है RBI के द्वारा पहले डिजिटल करेंसी को जो लॉन्च किया गया था 1 नवंबर 2022 को किया गया था। बात करते हैं ई रुपये का जो है अन्य नाम क्या है? तो ई रुपये का अन्य नाम CBDC है, जिसे हम लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ दिया गया है कागजी नोट और सिक्कों को कानूनी निविदा कहा जाता है। बात करते हैं मुद्रा की दशमलव प्रणाली की, तो इसकी शुरुआत जो है अप्रैल 1957 को हुआ था, और 1 रुपये में जो होता है 100 पैसा होता है, या फिर 1 रुपये में बात करते हैं तो 16 आना होता है। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति एक महंगाई की स्थिति होती है। इसमें जो होता है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि को ही हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर बात करते हैं इसके एग्जांपल की, जैसे कि 1 रुपया का जो मूल्य था, जैसे कि 2008 में मान लेते हैं कि 2008 में जो है 1 रुपये में 16 चॉकलेट मिल रहा था। वहीं 2010 में बात करते हैं तो 2012 में 8 चॉकलेट, और 2015 में 1 रुपये में 4 चॉकलेट, और 2019 में अगर बात करते हैं तो 2 चॉकलेट, और 2025 में बात करते हैं तो 1 चॉकलेट। यानी धीरे धीरे क्या होते गया? महंगाई बढ़ते गया, यानी कि मुद्रा का मूल्य जो होते गया घटते गया। अगर बात करते हैं इन्फ्लेशन में क्या होता है? तो इन्फ्लेशन में वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, मुद्रा का मूल्य जो होता है घटते जाता है, और मुद्रा की क्रय शक्ति भी क्या हो जाती है? घट जाती है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है? महंगाई आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या होता है। इससे पहला बात करते हैं मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। जब मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाता है तो मुद्रा यानी तरलता की मात्रा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और इससे जो है किसी भी वस्तु की डिमांड भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण जो होता है सप्लाई कम हो जाता है, और इसका प्राइस भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका कारण क्या होता है। जब व्यक्ति के पास जो होता है वेतन के इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, या फिर सरकार के द्वारा लगाया गया टैक्स कम हो जाता है, और जब उसका लाभ अधिक होता है तब क्या आता है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे मांग में वृद्धि कब होता है। तो मांग में वृद्धि जो है मुद्रास्फीति का कारण है। इसमें अगर बात करते हैं जब डिमांड बढ़ता है तो डिमांड बढ़ने के साथ साथ सप्लाई क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है? प्राइस बढ़ जाता है। मांग में वृद्धि के कारण की बात करते हैं तो मांग में भी वृद्धि का कारण वही है, पहला वेतन बढ़ना, और दूसरा है सरकार के द्वारा लिया गया टैक्स को कम कर देना, और जनसंख्या का वृद्धि भी जो है मांग की वृद्धि का कारण है। नेक्स्ट बात करते हैं आपूर्ति में कमी। आपूर्ति में कमी यानी कि सप्लाई में कमी। सप्लाई में कमी होता है यानी कि उसमें क्या हो जाता है? प्राइस में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है, जिससे मुद्रास्फीति आता है। दूसरा है आगे कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि। कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि भी जो है मुद्रास्फीति का कारण होता है। और इसके अलावा आपदाएं जैसे कि बाढ़, सुनामी, भूस्खलन या फिर कोविड-19 में भी क्या होता है? किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, जिसके कारण महंगाई आता है, और वही जो होता है मुद्रास्फीति का कारण हो जाता है। तो आज की टॉपिक है मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, जो कि इसका पार्ट नंबर 2 है। तो बात करते हैं मुद्रास्फीति जो है किन किन कारणों से होता है। इसमें छठा कारण की बात करते हैं तो लागत में वृद्धि भी एक तरह का मुद्रास्फीति का कारण है। इसके लागत में वृद्धि कब होता है? तो लागत में वृद्धि जो है मजदूरी दर में वृद्धि, इलेक्ट्रिसिटी बिल में वृद्धि, और ट्रांसपोर्टेशन में वृद्धि, और कच्चा माल की कीमतों के कारण जो है इसमें जो है लागत में वृद्धि होता है, जिसके कारण महंगाई होता है, और इसका कारण जो होता है मुद्रास्फीति आता है। बात करते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार के बारे में। तो पहला है मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो इसमें जो है मांग बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है सप्लाई कम हो जाता है, और इसी कारण जो होता है प्राइस भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं मांग क्यों बढ़ता है। तो मांग बढ़ने के कारण पहला जनसंख्या का अधिक होना, वेतन का अधिक होना, और टैक्स का कम होना, तथा आपदा के समय जो है किसी भी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और इस प्रकार जो है मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति की, जिसे हम लोग कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें अगर बात करते हैं तो किसी वस्तु की लागत कॉस्ट बढ़ने से जो है कीमत में वृद्धि होती है, और जिससे महंगाई आती है, और इसे जो है लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। अब बात करते हैं लागत जनित जो है मुद्रास्फीति कब होता है, इसके कारण क्या है। तो लागत कब बढ़ता है? जब परिवहन पर खर्च बढ़ जाता है, या फिर बिजली का बिल बढ़ जाता है, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि होता है, या फिर मजदूरी दर में वृद्धि, या फिर किराया में वृद्धि होने पर जो है लागत किसी वस्तु का बढ़ जाता है, जिसके कारण लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति के बारे में। तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था की कमियों के कारण कीमतों में होने वाली वृद्धि के कारण जो है संरचनात्मक मुद्रास्फीति होती है। इसके कारण जो होता है उत्पादन प्रणाली में अक्षमता, और वितरण और लॉजिस्टिक समस्याएं, तथा सरकारी नीतियों की कमी के कारण जो है संरचनात्मक मुद्रास्फीति होती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मुद्रा प्रसार या फिर आपूर्ति में वृद्धि जो होता है मुद्रास्फीति का कारण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्य प्रकार की मुद्रास्फीति। तो पहला इसमें है रेंगती मुद्रास्फीति, जिसे हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। जब महंगाई जो होता है 0 से 3% बढ़ता है तो इसे हम लोग रेंगती मुद्रास्फीति कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चलती मुद्रास्फीति के बारे में, यानी वॉकिंग इन्फ्लेशन के बारे में, जिसमें महंगाई जो होता है 3 से 10% तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दौड़ती मुद्रास्फीति यानी रनिंग इन्फ्लेशन की, जिसमें जो महंगाई होती है वो 10 से 20% बढ़ जाती है। तथा कुलती मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो इसमें महंगाई जो होती है 20 से 100% बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अति मुद्रास्फीति, जिसे हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसमें जो महंगाई होती है वो 100% से लेकर के 200% तक बढ़ जाती है, तो इसे हम लोग अति मुद्रास्फीति कहते हैं। बात करते हैं मुद्रास्फीति के प्रभाव यानी इम्पैक्ट की। तो मुद्रास्फीति का जो है अच्छा प्रभाव भी होता है और बुरा प्रभाव भी होता है, यानी इसके सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव भी होते हैं और इसके नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि किसके लिए जो है मुद्रास्फीति अच्छी यानी कि लाभदायक होती है और किसके लिए जो है मुद्रास्फीति जो होती है नुकसानदायक होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिविजन में, तब तक के लिए बाय बाय।